हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन स्टडी आलय। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द का मतलब हमारे जुलाई में होने वाला है। तो उसको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, उसके लिए हम यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। और वो एक तरीके से हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और आप लोग इसको लगा करके अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मेनली ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ये मेनली जो भी प्राइमरी और जो एलिमेंट्री टीचर्स होते हैं उनके लिए होता है। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर। तो हमने यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी लर्नर होता है उसके लिए कौन सी स्पीकिंग स्किल्स हैं जो बहुत ही सूटेड हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी हैं। तो पहला है यहाँ पे रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, oral language drill, debates and group discussion followed by role play and recitation of poetry। तो यहाँ पे रीडिंग ऑफ प्रोज या ड्रामा हो गया, फिर ओरल लैंग्वेज हो गया, फिर डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। अब अगर किसी भी लर्नर को अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी करनी है तो उसको क्या करना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए या फिर ग्रुप डिस्कशन करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो भी इसकी स्पीकिंग स्किल्स है वो बढ़ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि डिबेट, ग्रुप डिस्कशन एंड रोल प्ले एक्सरसाइजेस आर बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग लर्नर स्पीकिंग स्किल्स। जो भी डिबेट्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं और रोल प्ले एक्सरसाइजेस हैं, ये सभी क्या हैं, जो भी लर्नर हैं उनकी स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। कह रहे हैं कि जो 2009 का राइट ऑफ चिल्ड्रन और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है उसके मेन एम्स क्या थे। नर्चरिंग बोथ द स्कूलास्टिक एंड को स्कूलास्टिक एरियाज, कोचिंग ऑल द चिल्ड्रन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट कैरियर, ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अब जैसे यहाँ पे जो आपको निगेटिव लग रहा है उनको पहले हटा दीजिए। अब जैसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ ये जो कंपल्सरी एजुकेशन है ये कौन से लेवल पे होगा, स्कूल के लेवल पे। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है, नर्चरिंग बोथ द स्कूलेस्टिक एंड को स्कूलेस्टिक एरियाज, मतलब जो भी स्कूल से रिलेटेड या जिसको को स्कूलेस्टिक एरिया उनको नर्चर करने के लिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एम ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स नर्चरिंग बोथ स्कूलेस्टिक मीन्स द एकेडमिक एंड को स्कूलेस्टिक मीन्स द को करिकुलर एरियाज। वही हमने बताया कि जो को करिकुलर एरिया है, जो एकेडमिक एरिया है, उन सभी को नर्चर करना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव लर्निंग है, जो लर्निंग है वो अच्छे से हो पाती वो कब होगी, जब स्टूडेंट्स कैसे हों, इंटरेक्टिव हों, क्वाइट हों, गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम हो, या पैसिव। पैसिव का मतलब एकदम शांत रहें। अगर सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या वो इफेक्टिव बन पाएंगे, नहीं। अगर शांत रहेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं। तो क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस इन एन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। तो कह रहे हैं जो इफेक्टिव लर्निंग है वो कहाँ पर टेक प्लेस करती है, जो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होता है उसमें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट टू असेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल जैसे म्यूजिक, स्पेशल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटीज कॉल्ड एन। यानी कोई ऐसा टेस्ट जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उसके बारे में पता चल पाता है। तो वो क्या है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अचीवमेंट या प्रोफिशिएंसी। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट हमारा जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट एसेस द स्पेसिफिक एबिलिटी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, जो भी स्पेसिफिक या खासियतें होती हैं, एबिलिटीज़ या स्किल्स होती हैं स्टूडेंट्स की, उनको पता करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नॉइस इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स। कह रहे हैं कि कुछ ऐसी नॉइसेस होती हैं क्लासेस में, वो क्या इंडिकेट करती हैं, टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, इनकॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ विथ लर्नर्स इंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग, इनडिसिप्लिन ऑफ लर्नर्स। तो अब इनडिसिप्लिन ऑफ लर्नर, अब जैसे क्लास चल रही है तो उसमें कुछ अगर नॉइसेस हो रही हैं तो वो किससे रिलेटेड होंगी, मेनली किससे होंगी, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ विथ लर्नर्स इंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग। तो हमारा थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सम नॉइसेस इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। अब जो भी लैंग्वेज की क्लास होगी उसमें जो भी नॉइसेस होंगी वो क्या इंडिकेट करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं लर्नर की, जब वो इंगेज हो रहे हैं लर्निंग के प्रोसेस में, वो ये दिखाती हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में कैसे फ्लुएंटली उसको बोल सकते हैं, क्या करके, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। द टीचर टॉकिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको टीचर से बात करनी चाहिए। द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम, टीचर आपको लगातार करेक्ट करता रहे, आप जो भी एरर्स हैं उनको समझाता रहे। अलाउइंग स्टूडेंट हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट,
और जो भी स्टूडेंट हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है तो उन्हें शांत रहने के लिए कहा जाए, या क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए जिससे कि वो लगातार उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकें। तो हमारा ऑप्शन जो सिक्स्थ है, सॉरी जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, वही सेम जो हमने ऊपर देखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वो किस पर डिपेंड करती है? encourages quiet learner, does not nurture creative thinking in student, allows learner to raise questions, and does not place student in thoughts provoking situations। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से होगा हमारा सी ऑप्शन, कि अलाउ लर्नर टू रेज क्वेश्चन। अब जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तभी तो इंक्वायरी आपकी कंप्लीट होगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वही तो कंप्लीट होगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देन द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अलाउज और इनकरेजेस लर्नर टू आस्क क्वेश्चन। तो जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वो जो भी लर्नर है उसको क्या कहती है कि जो भी वो पूछना चाहता है, जो क्वेश्चन आस्क करता है उसके बारे में जान सकता है। फिर इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय। अब कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस की क्लासेस चलती हैं उसमें जो ग्रुप वर्क है वो कैसे किया जाता है? आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क, asking all students to stand in a circle, asking half of the class to go to the playground, and asking 4 to 5 students to sit together on a narrow bench despite lack of space। अब देखिए यहाँ पे जो आपको निगेटिव लग रहा है वो हटा दीजिए। जैसे जैसे यहाँ पे बताया जाए कि डी वाले में कि 4-5 बच्चे से कह दिया जाए कि एक नैरो बेंच पे आपस में बैठ जाओ, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर हाफ ऑफ द क्लास गो टू द प्लेग्राउंड, ये भी गलत है। आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ सर्कल, अब सर्कल में खड़े होने से क्या फ़ायदा भाई? क्लास चल रही, लैंग्वेज की क्लास है, तो इन सबसे कोई फायदा नहीं, तीनों निगेटिव निकल गए। फिर आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क, जो भी ग्रुप वर्क है उसमें वो लोग इकट्ठा हुआ आपस में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रुप वर्क इन लार्ज क्लासेस इज अकम्प्लिश्ड बाय आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद। कह रहे हैं कि जो कोई भी इफेक्टिव लेसन है टीचिंग का, जो लैंग्वेज का, कैसे शुरू होता है? प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन, फिर रिकैप्चुलाइजेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी, राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, एंड लिसनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। अब हमसे पूछा क्या गया, एक बार इस पर ध्यान देते हैं कि इफेक्टिव लेसन जो टीचर है या टीचिंग कर रहा है वो कैसे शुरुआत करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो भी कंटेंट है लेसन का उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद प्रेजेंटिंग द कंटेंट, वही बताया गया कि जो कंटेंट है सबसे पहले उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे एक पोएम दी गई है उस और उसके जो भी आंसर्स हैं वो हमें यहीं पर देखने को मिलेंगे, हमारे 10 से 15 तक चलेंगे। तो चलिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ। The hand holders attribute to caregiver. There is no job more important than your. No job anywhere else in the hand. You are the keepers of the future. You hold the smallest of hand. Into your care you are trusted to nurture and care for the young. And for all of your everyday heroics, your talents and skill go unsung. Your wipe tears from the eyes of the injured. Your rock babies brand new in your arm. You encourage the shy and unsure child. You make sure they are safe from all harm. You foster the bonds of friendship, letting no child go away mad. You respect and you honor their emotions. You give hugs to each child when they are sad. You have more impact than does a professor. A child's mind is molded by four. So, whatever you lay on the table is whatever the child will explore. Give each child the tools for adventure. Let them be artist and writer and more. Let them fly on the wind and dance on the stars and build castles of sand on the shore. It and you didn't get a whole lot of praise. It is true that you didn't make much money and you don't get a whole lot of praise. But when one small child says I love you, you are reminded of how this job pays. तो अब इसी पैरा में से हमको जो क्वेश्चन हैं वो करने होंगे। तो पहला हमारा है द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स रिफर टू। कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है कि स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड वो क्या दिखाता है? केयर गिवर विथ स्मॉल हैंड्स, पेरेंट्स विथ स्मॉल हैंड, पीपल विथ स्मॉल हैंड, या बेबीज़। तो हमें दिखाता है बेबीज़, या फिर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि किस लाइन में है कि जो हमारा 12th लाइन है वहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है, स्मॉल ऑफ हैंड रिफर टू द बेबीज़। फिर अगले क्वेश्चन पे,
तो केयर गिवर लुक आफ्टर द यंग दे आर, तो नॉट प्रॉपरली रिकग्नाइज्ड, नॉट लव्ड बाय द चिल्ड्रन, अनर देयर केयर, पेड वेरी वेल इन रिटर्न, नेवर टायर्ड ऑफ दियर वर्क। तो इसका क्या होगा, नॉट प्रॉपरली रिकग्नाइज्ड। इसमें बताया कि 28 लाइन जो है वहाँ पे सजेस्ट किया है कि जो केयर गिवर्स हैं प्रॉपरली और रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक, अ केयर गिवर हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड देन अ प्रोफेसर, बिकॉज कह रहे हैं कि जो केयर गिवर हैं वो किसी भी चाइल्ड पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है किसी प्रोफेसर से ज़्यादा। ऐसा क्यों? द प्रोफेसर इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लव टू चाइल्ड, द चाइल्ड स्पेंड्स द फॉर्मेटिव ईयर विद द केयर गिवर, द केयर गिवर कैन टीच बेटर देन अ प्रोफेसर एंड द चाइल्ड जनरली प्रिफर्स केयर गिवर टू अ प्रोफेसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा बी ऑप्शन है, द चाइल्ड स्पेंड्स द फॉर्मेटिव ईयर विद द केयर गिवर। तो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो शुरुआत का अपना समय केयर गिवर के साथ में अत्यधिक बिताते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस होता है। देन व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट अ केयर गिवर गेट, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट क्या है जो किसी केयर गिवर को दिया जा सकता है, देते हैं लोग? प्रेज फ्रॉम पेरेंट, मनी फॉर हर सर्विस, लव फ्रॉम चाइल्ड एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ सोसाइटी। पैसा तो उसको, प्रेज मतलब जो पेरेंट्स हैं उसके, वो उसको प्रेज करते हैं कि बहुत अच्छा काम करो, पैसा तो उसको मिलता ही मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है सोसाइटी से। सबसे मेन ज़रूरी उसके लिए क्या होता है, लव फ्रॉम द चाइल्ड। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। Then you give hugs to each child when they are sad. This act can be described as on one of, कह रहे हैं जब भी कोई बच्चा दुखी हो तो उसे आप क्या कर लो, हग कर लो, गले लगा लो। तो ये एक्ट क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? इंकरेजमेंट, रिक्रिमिनेशन, रीएश्योरेंस एंड एम्पैथी। क्या दिखाता है? रीएश्योरेंस दिखाता है ये। ठीक, तो गिविंग अ हग व्हेन अ चाइल्ड इज सैड गिव्स सेंस ऑफ रीएश्योरेंस एंड कंफर्ट टू द चाइल्ड। ठीक, फिर लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कहना है कि जो लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड है, इस लाइन का मीनिंग क्या है? नो चाइल्ड इज़ परमिटेड टू गो अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, नो चाइल्ड इज़ अलाउड टू बिकम मैड, नो केयर गिवर इज़ परमिटेड टू बी मैड विद अ चाइल्ड, और नो चाइल्ड इज़ अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग। तो इससे हमें ये मतलब है कि कोई भी जो बच्चा है वो बहुत लंबे समय तक गुस्सा ना रहे। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड मीन, ये जो हमारी 16th लाइन थी पोएम की वो है, मीन्स द केयर गिवर डज नॉट कीप द चिल्ड्रन एंग्री फॉर लॉन्ग, कि बच्चों को बहुत ही लंबे समय तक गुस्सा ना होने दे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।